Hello, welcome to RS Academy. I am Neha मैम. आज हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2. ओके. आज हम देखने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. पर उससे पहले हम अनसर्टेनिटी के बारे में देखते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो जब भी हमारे केमिस्ट्री में मेजरमेंट करके एक टर्म है, जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, मेजरिंग का जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, तब हम किससे डील करते हैं? हम डील करते हैं अनसर्टेनिटी से. देखो, जब हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. हमेशा जो मेजरमेंट हम करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा मेजरिंग नंबर हो वो एग्जैक्ट मिला हो हमें. ठीक है. हर बार वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता. तो जब भी हम मेजरिंग करते हैं तो हमारे पास दो टर्म आती है. एक आता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन. अब ये दोनों क्या है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे एक एक करके. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में आपको कोई प्रैक्टिकल दिया गया, फिर आप उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो. आप उस प्रैक्टिकल को जब पहली बार परफॉर्म करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी. बेसिकली समझो, मुझे मिली 0.56. ये मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मेरा वैल्यू मिला, एक रिजल्ट मिला. तो क्या हम अपना फर्स्ट टाइम में जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है क्या? ऐसा नहीं है. ये तो हमारा इनिशियल रिजल्ट है. हम क्या करते हैं, हम उसी एक्सपेरिमेंट को 3 to 4 टाइम रिपीट करते हैं, और फिर वो जो वैल्यू आती है उनको ऐड करके उनका मीन निकालते हैं. बेसिकली हमारा ये प्रोसीजर होता है. नॉर्मली हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं. ठीक है. मतलब हम अपने एक रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करते. तो फॉर एग्जांपल, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो मुझे 0.56 मिला. मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो मुझे 0.57 मिला. मैंने वापस से किया तो मुझे 0.58 मिला. मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये सारी वैल्यू हो सकता है कि मुझे 556 मिला हो. दैट मीन्स कि मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, बहुत ही क्लोज मिल रही है. सारी वैल्यू 0.56 के आसपास है, इनसे ज़्यादा नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि ये सारी वैल्यू हमारी प्रिसाइज वैल्यू है. प्रिसाइज वैल्यू पे हम किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं? प्रिसाइज वैल्यू पे हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं क्लोजनेस पे. इस पे करते हैं क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट और सेम क्वांटिटी. वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी. ओके. मतलब क्या, मैंने जो मेजरमेंट निकाला वो मैंने एक ही क्वांटिटी का निकाला ना. मैंने अपना एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार किया है. तो प्रिसीजन में क्या होता है, हमें प्रिसाइज वैल्यू कैसे मिलती है? जब हम कोई एक वैल्यू के आसपास, एक वैल्यू के क्लोज में होते हैं. हमारी जितनी वैल्यू है वो सारी एक दूसरे के क्लोज में है. तो जब हमारी वैल्यू एग्जैक्ट ना होकर क्लोज में होती है, एक दूसरे के एकदम क्लोजली हमें वैल्यू मिलती है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा वैल्यू इतना प्रिसाइज है, ये हमें प्रिसाइज वैल्यू मिली है. ओके. बट जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, ओके, एक्यूरेसी में टर्म अलग हो जाते हैं. एक्यूरेसी में क्या होता है, हम जब बोलेंगे एक्यूरेसी तो हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू की. हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं एक्यूरेसी में. मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसका आंसर जो फाइनल आंसर होता है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, उसका वैल्यू समथिंग हमारे पास है 8. ओके. अब आप जब परफॉर्म करोगे तो आपकी जो मीन की वैल्यू आनी चाहिए वो एग्जैक्ट 8 होना चाहिए. अगर आपका वो रिजल्ट 8 से मैच कर रहा है तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो एकदम एक्यूरेट है. एक्यूरेसी लेवल 100% है, हम ऐसा सोचते हैं. ठीक है. तो जब भी हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म आती हैं. एक आता है एक्यूरेसी और एक होता है हमारा प्रिसीजन. ठीक है. तो प्रिसाइज वैल्यू कब मिलती है? जब हम अपने आंसर के बहुत ही करीब होते हैं, क्लोज होती है, तो हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलती है. और जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हमें एक्यूरेट आंसर मिला है. ओके. नाउ इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि होता है हमें किसी भी नंबर को अब साइंटिफिकली नोटेशन कैसे देना है. एक होता है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हमारा ये फॉर्मूला है n × 10⁻n. क्या है हमारा? n इंटू, सॉरी, ये जो n होगा वो स्मॉल n है. n × 10⁻n. क्लियर? अब यहाँ पे n क्या होता है मैम? ओके, ये भी हम देखते हैं. यहाँ पे जो n है
एन का मतलब है कि एन जो है, जो भी वैल्यू होगी मेरी एन की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम, मैं इसे लिखती हूँ, हमारी जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू वैरी करने वाली है 1 to 10, 1 to 10 के बीच में हमारी एन की वैल्यू वैरी करेगी हर वक्त। और जो हमारा एन है, हमारा जो एन है, एन की वैल्यू एग्जैक्टली वैरी करने वाली है कोई भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स से। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हमारा एन का वैल्यू हो सकता है, बट हमारा जो कैपिटल एन है वो हमेशा 1 से लेकर 10 के बीच वैरी करेगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है ये साइंटिफिक नोटेशन? SCIENT, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ऐसी टर्म होती है जिसमें हम अपने वैल्यू को डिफाइन करते हैं। मतलब क्या, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। ये जो हमारा नंबर है n×10⁻n जो फॉर्मूला है, ये साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखते हैं ये होता क्या है। एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली मैंने आपको कोई नंबर दिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया कि 7420000। ठीक है, ये आपका नंबर है, समथिंग ऐसा आपका नंबर है। अच्छा, जब भी आप ये परफॉर्म करोगे तो उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। ये बात आपको नोट के जैसा आप याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये जो मेरा डेसिमल है, ये जो आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, ये डेसिमल, अगर मेरा डेसिमल को मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया है, मैंने कौन सा शिफ्ट किया, मैंने अभी डेसिमल को, मैंने डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका पावर होगा, ठीक है, जो भी हमारा पावर होगा वो नंबर का पावर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वो पॉजिटिव रहेंगे। इतना क्लियर है? सेम अगर मैंने अपने नंबर को राइट शिफ्ट किया, मैंने नंबर को क्या किया, मैंने अपने नंबर को राइट शिफ्ट किया, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो पावर है अब इस केस में वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब अब भी हमारा जो नंबर का वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना। अब मुझे इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है? मुझे इस पॉइंट को 7 के पास लेके जाना है। मतलब मैं करने वाली हूँ लेफ्ट शिफ्ट। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट में हमें क्या ध्यान देना होता है? लेफ्ट शिफ्ट में हमें हमारे पावर को इंक्रीज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7.42, ये तो हमने लिखा, इनटू 10 के पावर में आपको काउंट करना है। जितना आपने अपने डेसिमल शिफ्ट किया रहेगा वही आपका पावर होगा। तो हमने कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 शिफ्ट किया। हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 7.42 × 10⁸ क्लियर? अभी कैसे हुआ? आई होप आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके दिया है मैंने, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, ना एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जांपल मैंने आपको लिया 0.00000543। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल। अब मुझे वापस से इसे देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ये जो भी सारे नंबर्स है 74200.0, देखो इतने बड़े नंबर का अगर हम कोई भी ऑपरेशन करने चाहेंगे, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल नहीं का मतलब क्या है? हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही लेंदी होगा और आंसर हमसे रॉन्ग आने के चांसेस होंगे। अब वैसी बात है, जितना नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने एक टर्म बनाया है जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। मतलब आपका कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हम उसे मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ताकि अब मैं इसमें अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, अगर अब मैं इसमें कोई भी कैलकुलेशन करना चाहूँ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, तो मेरा क्या होगा, वो मैं इजीली कर सकती हूँ।
तो 7.42 को आप किसी से भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसमें इतना इतना हमें इशू नहीं होगा। बट अगर मैं वही 742,000 से करूँगी तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। सेम, अब मुझे 0.0000543 का कैलकुलेशन इतना इजीली मैं परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर मुझे इनमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से इसे पहले सिंप्लीफाई करूँगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा डेसिमल यहाँ पे 5 के बाद शिफ्ट करना है, मतलब अब मुझे राइट शिफ्ट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, पहले तो हम लिखेंगे 5.43। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने जा रही हूँ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब है कि मेरे जो 10 के पावर में जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमने देखा, हमने यही पढ़ा था। ठीक है, अब ये नेगेटिव नंबर आएगा, बट हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा नंबर आएगा। तो सिर्फ सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी, आपने अपना डेसिमल कितने नंबर आगे शिफ्ट किया, बस आपको वही नंबर लिखना है। तो कितना शिफ्ट किया हमने, हमने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो ये -6 होगा। क्लियर है? तो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो बस आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इजीली कोई भी सवाल कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको समझा होगा। नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम जाते हैं, जो कि हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो जितने भी लॉज है ना केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये हमारे केमिस्ट्री रिएक्शन के बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है, जो ये फंडामेंटल्स है। अगर ये सारे लॉज हमें पता है तो हम कोई भी रिएक्शन इजीली, उसका मेथड क्या है, वो कैसे होता है, वो हमें अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लॉज है। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे दूसरे लॉ ऑफ गेसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो लॉ। ये हमारे टोटल 5 मेजर लॉज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले किसने किसने ये प्रपोज किया, तो उन साइंटिस्ट का नाम था हमारे एंटोनी सर, जो थे हमारे एंटोनी लेवॉइजर। इन्होंने इसे फाइंड किया था, ये लॉ इन्होंने फाइंड किया था सबसे पहले। कब फाइंड किया था, ये इन्होंने फाइंड किया था 1789। तो ये सारे जो बेसिक नॉलेज उनको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था, इन्होंने जो लॉ, क्या लॉ स्टेट किया था, इन्होंने स्टेट किया था, इनका कहना था कि मैटर मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉट क्रिएटेड। ये इन्होंने स्टेट किया था सिंपली। उनका याद है कि जो भी हमारे एटम में मैटर होते हैं, जो भी मैटर प्रेजेंट होता है, वो उसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, इनकी जो भी इन्होंने रिसर्च किया, पूरी रिसर्च से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। इन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि जो मेरा मैटर है उसे हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है, बहुत ईजी है। अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या देखने वाले हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन्हें प्रपोज किया था एक फ्रेंच केमिस्ट ने, जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। ओके, ये फ्रेंच केमिस्ट है। इन्होंने कब प्रपोज किया था, ये फ्रेंच केमिस्ट है। ओके, अब जोसेफ प्रूस्ट ने क्या कहा, उन्होंने क्या स्टेट किया, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। इन्होंने ऐसा बोला कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या बोला उन्होंने, मेरे पास कोई भी गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, तो वो हमेशा एग्जैक्ट क्या करती है, सेम proportion of weight, same proportion
सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि हमारे जो भी गिवन कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे गिवन कंपाउंड है वो ऑलवेज क्या कंटेन करते हैं? वो हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन कंटेन करते हैं। जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन कंटेन करते हैं बाई वेट से। उनका वेट का जो कोई भी वेट होगा उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल हमारा किस पे बेस्ड है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का एक सैंपल लिया था। कौन सा सैंपल लिया था? क्यूप्रिक कार्बोनेट। अच्छा, उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का सैंपल लिया। उन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया और एक सिंथेटिक सैंपल लिया। नेचुरल मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट था, और सिंथेटिक यानी कि जो उन्होंने बनाया। दोनों प्रपोर्शन को जब उन्होंने लिया, अब क्यूप्रिक कार्बोनेट में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्यूप्रिक कार्बोनेट में प्रेजेंट होते हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन। ये तीन मेजर एलिमेंट हमारे क्यूप्रिक कार्बोनेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इनका जो प्रपोर्शन है भाई, वेट, अगर मैं वेट के रिस्पेक्ट में देखूँ तो वो सेम है। मतलब क्या है? एलिमेंट को कहीं से भी ले हम एलिमेंट को कहीं से भी ले, चाहे वो नेचुरली ले, चाहे फिर हमने वो खुद सिंथेसाइज किया हो, हम एलिमेंट कहीं से भी ले, हमारा एलिमेंट का जो प्रपोर्शन है वो हमेशा उनकी वेट से, जो भी इनका बाई वेट अगर हम उनका प्रपोर्शन लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे वो नेचुरल वाले में हो चाहे सिंथेटिक वाले में। आपने नेचुरल से लिया हो या सिंथेटिक से लिया हो, आपको इसका प्रोपोर्शन क्या मिलेगा? ऑलवेज आपको इसका प्रोपोर्शन मिलने वाला है सेम। ये किसने कहा था? ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जैसे कि हमने H2O मॉलिक्यूल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने H2O मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो मैं ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी लूँ, बट इसका जो वेट, जो इसका प्रोपोर्शन होगा वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। ओके, तो हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं, कभी कभी हम उस नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बस इतना सा इस लॉ में था। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इन्हें प्रपोज किया डाल्टन ने। डाल्टन हमारे जो केमिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था इन 1803। 1803 में डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज किया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये स्टेट किया कि इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन, कोई भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ और वर्डिंग पे ध्यान न देके। सिंपली क्या बोला है कि कोई भी दो एलिमेंट को हमने कंबाइन किया, क्या हमने किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन किया और वो दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे, तो अगर एक एलिमेंट जिसका मार्क्स फिक्स्ड है, हमारे पास दो एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट का मास क्या है? एक एलिमेंट का मास हमारा फिक्स्ड है, दूसरे एलिमेंट का मास वैरी कर रहा है। तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा जिसका मास वैरी कर रहा है, उसका जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर आपको मिलने वाला है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास H2 है, ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन में करवा रही हूँ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन मैंने करवाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मैंने क्या किया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे वाटर मिला। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? जब हम बात करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 16 है। 1 ग्राम ऑक्सीजन 16 कंटेन करता है। अगर वापस से मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, और अब मैं इसका रिएक्शन करवा रही हूँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये मुझे पेरोक्साइड देगा। अच्छा, दोनों कंडीशन में अगर आप सिमिलैरिटी देखेंगे, दोनों कंडीशन की सिमिलैरिटी ये है कि जो मेरा H2 है वो तो फिक्स्ड है। H2 क्या है? H2 मेरा फिक्स्ड है। वैरी कौन कर रहा है? हमारा ऑक्सीजन वैरी कर रहा है।
इसका मतलब क्या, एक जब एक मॉलिक्यूल लिया था हमने ऑक्सीजन का, तब वो था 16, और जब हमने दो लिया तब क्या बना इसका रेशो, 32। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका रेशियो मिलेगा 1:2, क्योंकि एक स्मॉल होल नंबर है। अभी हम यही स्टेट कर रहे हैं, हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया। क्या बोला मैंने, सिंपल सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब कोई भी दो एलिमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद वो हमें दो कंपाउंड, वो क्या दे रहे हैं हमें, वो हमें दो कंपाउंड बना के दे रहे हैं। मतलब जिस, तो इस केस में क्या हो सकता है कि वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है या फिर सेकंड, कोई भी दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होगा, और जो दूसरे हमारे एलिमेंट होगा उसका रेशियो हम चेंज करेंगे। तो इस केस में हमारा हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स, हमारा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो फिक्स्ड है, जबकि हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का हम, जो एलिमेंट को हम, जिसका हम चेंज कर रहे हैं मॉलिक्यूल, कभी एक ले रहे कभी दो ले रहे, तो वो जो हमारा एलिमेंट होने वाला है उसका रेशियो हमेशा आपको एक स्मॉल होल नंबर मिलेगा। ये कौन बोलता है, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है। क्लियर है, बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे गेल यूसुफ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा जब हम गैस की बात करते हैं ना तो हम मास में चीज़ों को काउंट ही नहीं करते। जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने मास बताया था कि प्रोपोर्शन हमेशा मास के इक्वल होगा। तो ऐसे जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो गैसेस को हमेशा हम वॉल्यूम में डील करते हैं, किसमें डील करते हैं, वॉल्यूम में डील करते हैं। अब इसमें क्या है, इस गेल यूसुफ लॉ जो था, तो हम देख, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसे प्रपोज किसने किया था। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम तो उधर लिखा हुआ है। जो गेल यूसुफ लॉ था, इसे प्रपोज किया था सर गेल यूसुफ ने। कौन से ईयर में, इन 1808 में, इन 18 नॉट, ये लूसक इन 1808 में हमारा ये जो प्रोपोर्शन है वो लॉ फिक्स्ड हुआ है। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि गे लूसक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है क्या। हम इसमें डील कर रहे हैं गैसेस के बारे में, जब हम गैसेस के बारे में डील करेंगे तो मतलब हम वॉल्यूम में डील करने वाले हैं। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, आपको पता होना चाहिए एक स्टेटमेंट। लेट्स सी स्टेटमेंट क्या है, इफ when gases combine or are produced in a chemical reaction, मैंने क्या बोला, जब आपका गैस कंबाइन होगा और वो कंबाइन हुआ केमिकल रिएक्शन में, दे डू इन अ, गेल ल्यूसेक लॉ हमें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गेल ल्यूसेक लॉ सिर्फ गैसेस लॉ पे एप्लीकेबल है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड, ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या, सिंपल सा, जब भी मेरा दो गैस कंबाइन होगा, ठीक है, जब वो कंबाइन होंगे, उनमें बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और अगर उन केमिकल रिएक्शन का जो भी वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन इस पे कंडीशन क्या है कि ये जो भी रिएक्शन होनी चाहिए वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, कि जो भी हमारी रिएक्शन है वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होनी चाहिए। तो हमारी दो गैस एक साथ कंबाइन होती है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तब क्या होता है, तब इनका जो भी वॉल्यूम का रेशियो है वो हमें सेम मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें देगा वाटर। ठीक है, वो हमें वाटर देगा, तो दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, वो एग्जैक्टली सेम होगी, जो उनका रेशियो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये सेम कैसा है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं, ये एज इट इज सेम हमारा कैसा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरह है। बस फर्क इतना है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम वेट का कंसिडर करते हैं, मास को कंसिडर करते हैं, जबकि जब हम गेल यूसेफ लॉ की बात करते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं गैसियस चीज़ को। और ऑलवेज रिमेंबर, जब हम गैसेस को
डील करते हैं तो हमेशा हम वॉल्यूम में करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यही है, जब दो गैस हमारा कंबाइन होगा, इनमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो जो इनका वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमें एक सिंपल रेशियो मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ जो है, एवोगाड्रो जो है, उन्होंने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला था, लेट्स सी मैं आपको बताती हूँ लिख के। ही हैज सेड दैट equal volume of gases, equal volume of gases at same temperature, equal volume of gases at same temperature and pressure, एक मिनट, let's see, and pressure should contain equal number of molecule, equal number of molecule, ओके। अब एवोगाड्रो लॉ मतलब क्या, एवोगाड्रो लॉ देखो, जो एवोगाड्रो हमारे साइंटिस्ट थे, ये एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, एवोगाड्रो जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, ओके, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस लेवल पे बात की थी। देखो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हमारे जितने भी केमिस्ट थे, उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम के बारे में कोई भी उसके बेसिस पे कुछ भी हमें प्रूफ नहीं दिया था, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। बट एवोगाड्रो जो थे वो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम के बारे में बताया था। उन्होंने इस लेवल पे बात की थी, क्योंकि इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम के बारे में पहले तो लोगों ने बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी कुछ है हमारे पास। बट लेटर ऑन जब रिसर्च की गई, आगे स्टडी की गई, तो हमें पता चला कि नहीं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके भी ऐसे टर्म्स होते हैं, उनका यूज़ क्या है वो सब हमने पता करा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमें मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। पहले तो किसी ने एवोगाड्रो पे बिलीव नहीं किया, बट फर्दर ऑन जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि नहीं, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे भी चीज़ें होती हैं। तो जो वो नंबर, तो इसी बेसिस पे हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, जिसके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था, एवोगाड्रो ने सिंपली ये हमें बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर मेरे पास इक्वल वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, मेरे पास गैस है जो मेरे पास इक्वल वॉल्यूम है, और कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर भी होना चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो उनमें जो हमारा गैस होगा, और जो मेरा इक्वल वॉल्यूम गैस का है, उसमें क्या होगा, उसमें हर एक गैसेस में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ H2O, ठीक है। H2O, जब हम बात करते हैं H2O, तो बेसिकली H2O कैसे बनता है, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने बोला H2O, तो H2O में क्या बनता है, हमारे पास रहते हैं हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स। H2O मतलब क्या, H2O मतलब हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऐड किया हमने, और एक मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन ऐड किया। तो एवोगाड्रो का कहना था कि अगर मैं ऐसे इंडिविजुअली कंसिडर करूँ कि मेरे पास 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, वापस से हाइड्रोजन है, एंड वापस से मेरे पास 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब मेरे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। मतलब मेरे पास गैसेस का वॉल्यूम क्या है, वो इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। तो ये हर एक जो हमारा मॉलिक्यूल, इससे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा H2O। तो क्या ये H2O में के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इक्वल सेम नंबर है, गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो नंबर है वो सेम है, इक्वल है, तो
हर एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वली प्रेजेंट होंगे, ऐसा एवोगैड्रो का कहना था। ठीक है, लोगों ने पहले ट्रस्ट नहीं किया, फिर बाद में जब रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि हाँ, अगर हमारा गैसेस जो वॉल्यूम है वो इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हर में सेम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक जो पाई हमारे लॉज थे वो आपको क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंड किया रहेगा आपने। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। डेली बेसिस पे आपको आर एस अकेडमी पे लेक्चर्स मिल रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हर उस बच्चे तक ही पहुंचना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।